Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen, and today we are going to study a very interesting topic of electromagnetic induction, that is Faraday's law. Let's watch. Today we are going to study a very important topic in electromagnetic induction, and that is known as Faraday's law. Faraday's law and induced EMF. This topic is very much related with your previous topic, that is motional EMF. आपको मैंने लास्ट टॉपिक में मोशनल EMF के बारे में बताया था. तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो भी मोशनल EMF से ही हम आगे उसको फर्दर एक्सपेंड करके हम फैराडे लॉ की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले इन्होंने जिस तरीके से लिखा हुआ है आपकी बुक में क्वेश्चन, हम इसको इस तरीके से राइट डाउन नहीं करेंगे, हम इसको एक पैटर्न में राइट डाउन करेंगे. यानी सबसे पहले आप इसको डिफाइन करते हैं ना, किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन लिखते हैं. अब डेफिनेशन ये है जो ग्रीन पोर्शन में आपको नज़र आ रही है कि व्हाट इज़ फैराडे लॉ. डेफिनेशन आप लिखेंगे द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n लूप्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग विद टाइम. इसका मतलब है कि जो भी एवरेज EMF इंड्यूस हो रही है, ये इसका एक्सप्रेशन है, फाइनल एक्सप्रेशन. आप देख सकते हैं कि जो भी एवरेज EMF इंड्यूस हो रही है किसी भी कॉइल के अंदर, वो इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ द n जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, वो इक्वल है नंबर ऑफ टर्न्स नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. डेल्टा फाई क्या चीज़ है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. यानी आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, उसका एंड प्रोडक्ट विद द नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ टर्न्स के साथ अगर आप उसका प्रोडक्ट ले लें, तो ये आपका बेसिकली जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये उसकी डेफिनेशन और ये उसका एक्सप्रेशन है. तो आप सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को लॉज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे. The average EMF induced in a conducting coil of n loops is equal to the negative of the rate at which the magnetic flux through the coil is changing with time. ये इसकी डेफिनेशन होगी और ये साथ इसकी एक्सप्रेशन होगी कि E is equal to minus n delta phi over delta t. ठीक है, जब आप इसको डिफाइन कर लेंगे, अब ये जो हमने इसको डिफाइन किया है, इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ से आप उसकी स्टार्ट से जो उन्होंने दिया हुआ एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन है कि ये किस तरह से ये एक्सप्रेशन आती है, वो अब हम देखते हैं. ठीक है, सो द मोशनल EMF इंड्यूस्ड इन अ रॉड मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ये आपने मोशनल EMF का फॉर्मूला पढ़ा था, मैक्सिमम वैल्यू आई थी ना इसकी, E इज इक्वल टू माइनस VBL. ठीक है, जब हमने साइन थीटा को 1 कर दिया था, जब थीटा 90 ले लिया था, मैक्सिमम एंगल ले लिया था. सो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था इन केस ऑफ मोशनल EMF. ये आपने अभी ऊपर ही इसको डिराइव किया था लास्ट टॉपिक में, ये वाला. सो ये आपका फार्मूला था मोशनल EMF का. द मोशनल EMF एज वेल एज द अदर इंड्यूस्ड EMFs कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. आप इसको डिफाइन कर सकते हैं मोशनल EMF को, और दूसरी EMFs भी जितनी हैं जो आपने पढ़ी हैं आप उन्हें डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, और यही फैराडे लॉ ने किया. यानी फैराडे ने ये जो अपनी लॉ में आपको दिया है कि मोशनल EMF को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, इस तरह से उसने अपने लॉ को आगे डिस्क्राइब किया. कंसीडर द एक्सपेरिमेंट शोन अगेन. ये जो आपको फिगर में उन्होंने कहा कि ये देखें आप, ये किस तरह से एक्सपेरिमेंट है, ये वही मोशनल EMF का है, लेकिन अब एक जरा जो काम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाने के लिए एक उन्होंने पोजीशन 1 और एक पोजीशन 2. इसी तरीके से जैसे आपका पिछला सेटअप था मोशनल EMF का, आपने गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है, इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में क्लोज लूप बनाना है ना आपने. पोजीशन 1 पे आपने एक आयरन रॉड रखी है या कंडक्टिंग रॉड है, जो कि इन आयरन रेल्स के ऊपर जो है, जिनको आप मूव करा रहे हैं टुवर्ड्स राइट. जब आप इस रॉड को राइट की तरफ मूव कराएंगे तो आपको पता है जो करंट और EMF इंड्यूस होती हैं वो लेफ्ट साइड पे यानी एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होंगी, जिसकी जो आपको गैल्वेनोमीटर की नीडल लेफ्ट साइड पर डिफ्लेक्ट करके शो करेगी कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो फ्लो कर रही है. और फिर आप उसको पोजीशन 1 से लेके जाके कहाँ तक मूव कराते हैं? टुवर्ड्स पोजीशन 2. 1 से 2 की तरफ लेके जाएंगे. वेलोसिटी वही है राइट साइड पे आप जिससे उसको मूव करा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्केलर फॉर्म्स कंसीडर करें, फिर हम इसको वेलोसिटी नहीं कहेंगे, फिर हम इसको स्पीड से रिप्रेजेंट करेंगे ना, क्योंकि चूंकि हम स्केलर फॉर्म्स ले रहे हैं, सो वी कॉल दिस V एज अ स्पीड. ठीक है, तो हम इसको राइट साइड पे मूव कराएंगे. अब ये जो डिस्टेंस है, आप कह सकते हैं कि पोजीशन 1 का जो टोटल फासला है, डिस्टेंस ऑफ पोजीशन 1 थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज x1 एंड डिस्टेंस ऑफ पोजीशन 2 थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज x2. यानी पोजीशन 1 का डिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से x1 था और पोजीशन 2 का डिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से x2 है. तो इन दोनों पोजीशंस का आपस में जो फासला होगा दैट इज डेल्टा x, विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1.
बड़े वाला डिस्टेंस माइनस स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो आप डेल्टा एक्स को x2 माइनस x1 करके इधर शो कर सकते हैं, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। एल उसी तरह से जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कंडक्टिंग रेल्स, यानी इन रेल्स के दरमियान का जो फासला है वो कैपिटल एल से आप शो करते हैं। डेल्टा ए जो है इस वक्त वो एरिया है इस क्लोज्ड लूप का, इस क्लोज्ड पोर्शन का, जो कि बिटवीन पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 है। तो डेल्टा ए इस एरिया है इस जगह का, इस क्लोज लूप का, जो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के दरमियान में है। सो डेल्टा ए इज द एरिया, ये एरिया है, स्मॉल एरिया। और पॉजिटिव चार्ज जिस वही है जिस तरह से आप पॉजिटिव चार्ज को मूव कराते थे टूवर्ड्स राइट विद स्पीड v की तरफ। तो ये पूरा वही सेटअप है, बस अब ये फर्क है कि अब आपने चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेके आना है, तो उसके लिए अब आप 2 पोजीशंस कंसीडर करें, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, और उस हिसाब से अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन में चेंज लेके आएंगे। अब ये चीज़ इन्होंने इधर नीचे डिस्क्राइब की है कि लेट द कंडक्टिंग रॉड एल मूव फ्रॉम द पोजीशन 1 टू द पोजीशन 2 इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। आप उसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करा रहे हैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। डेल्टा टी में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रॉड इज डेल्टा टी, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है टाइम डेल्टा टी के अंदर वो है x2 माइनस x1, दैट इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मैंने आपको जैसे कि बताया कि डेल्टा एक्स वो स्मॉल डिस्टेंस है जो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के दरमियान का फासला है, और उसको आप किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1। यानी आप डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1। इस तरह से आप डेल्टा एक्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंस द रॉड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, देयरफॉर अब आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी कह लें, अगर आप वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो आप इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं, स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आप स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है। सिंस द रॉड इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, देयरफॉर v इज इक्वल टू, आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इधर उन्होंने स्केलर फॉर्म लिखी है, तो जब स्केलर फॉर्म में आप लिखेंगे तो तब आप इसको वेलोसिटी नहीं कहेंगे, तब आप v को जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, और v इज द स्पीड, ठीक है। यानी अब आप बजाय कांस्टेंट वेलोसिटी, जब आप इधर उन्होंने लिखा है तो तब उन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है वो उसको वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं। जब आप इसकी स्केलर फॉर्म लेंगे सो v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, का मतलब है कि स्पीड जो है वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस के इक्वल है। सो v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। ये एक्सप्रेशन अब आप इधर यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, अपने मोशनल ईएमएफ के फॉर्मूले में। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आपका क्या था कि E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल। ये फार्मूला आपने मोशनल ईएमएफ में मैक्सिमम वैल्यू जब साइन 90 को 1 करके आया था तो ये फार्मूला आपने वहाँ पे पढ़ा था। अब यहाँ पे v जो है, अब ये सारी स्केलर फॉर्म है, अब हम वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, अब हम स्पीड की बात करेंगे। सो v जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यानी डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, और b वही है आपका मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो कि इन टू द पेपर है जैसे पहले आपने देखी थी, और l जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स, इन रेल्स के दरमियान का फासला। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्रेशन को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं मोशनल ईएमएफ के एक्सप्रेशन को, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्पीड फ्रॉम इक्वेशन 15.5 इनटू इक्वेशन 15.6, ठीक है। इसमें पुट करके आप इसे इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एज द रॉड मूव्स टू द डिस्टेंस डेल्टा एक्स, जब आप उसको मूव कराते हैं डेल्टा एक्स से, ये पोजीशन 1 और पोजीशन 2 का जो फासला है वो डेल्टा एक्स है ना, तो जब आप रॉड को मूव कराते हैं डिस्टेंस डेल्टा एक्स से, द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द लूप इज गिवन बाय डेल्टा ए। तो आपने देखा है कि इस एरिया जो इन दोनों पोजीशंस के दरमियान में आया वो डेल्टा ए है, और एरिया जो है हमेशा वो किसके इक्वल होता है, स्मॉल एरिया ना डेल्टा ए, तो स्मॉल एरिया किसके इक्वल होगा, दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है ना एरिया, एक तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ बिटवीन द रेल्स, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस फासला जो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 का है, और मल्टीप्लाई बाय ये जो फासला है बिटवीन द रेल्स। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एल। सो दिस इंक्रीज द फ्लक्स थ्रू द लूप बाय डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी। आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता था ना पी डॉट ए, अब यहाँ पे एरिया स्मॉल एरिया है डेल्टा ए, तो डेल्टा फाई जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बी डॉट डेल्टा ए के इक्वल होगा, और डेल्टा ए की वैल्यू अभी अभी आपने पढ़ी है कि डेल्टा ए जो है वो किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस है बिटवीन पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 डेल्टा एक्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टिंग रेल्स एल। तो अभी आपने पढ़ा कि डेल्टा ए इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू अब आप इधर पुट कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूला में, और ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एल और साथ बी भी है इंटू डॉट बी, ठीक है। अब आप जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो आपको पता है मैक्सिमम जो इसके कॉस थीटा आता है ना, और कॉस थीटा का जो एंगल है वो 0 वो होता है और कॉस 0 1 हो जाता है, हम उसको मैक्सिमम कंसीडर कर लेंगे। अब ये वैल्यू डेल्टा एक्स इंटू एल इंटू बी जो है वो डेल्टा फाई के इक्वल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वैल्यू अब आप इधर पुट कर सकते हैं इधर, ठीक है। यानी डेल्टा एक्स इंटू एल इंटू बी, इन तीनों की जगह यहाँ पर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एल, क्योंकि डेल्टा एक्स इंटू एल तो आपका एरिया हो गया ना डेल्टा ए, और डेल्टा ए इंटू बी
वो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इन तीनों की जगह अब आप क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा फाई अपनी इस एक्सप्रेशन में। तो ये अब आप पुट कर लेंगे कि ई इज इक्वल टू माइनस, इन तीनों की जगह अब आप क्या डालेंगे, डेल्टा फाई और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये आप एक्सप्रेशन इधर पुट कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स इंटू एल इज योर एरिया, small area delta A, and delta A into B is magnetic flux delta phi. So you can put the delta phi इन तीनों वैल्यूज की जगह आप डेल्टा phi पुट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा t। इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ जाएगी नेगेटिव साइन के साथ। इफ देर आर n नंबर ऑफ लूप्स, अभी तो हमने सिंगल लूप की बात की, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, n नंबर ऑफ लूप्स हो, तब आप क्या करेंगे, सिर्फ n इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्रोडक्ट में। तो e इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, वेयर n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप्स को शो करते हैं किसी भी कॉइल के, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन वो फाइनल एक्सप्रेशन है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो आप निकालना चाहते थे, जो आप कैलकुलेट करना चाहते थे। तो आपने इस पूरे तरीके से मोशनल ईएमएफ के फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने ये जो अपनी डायग्राम है ये भी इसमें ज़रूरी है, ठीक है, उसकी हेल्प से ही आपने ये सारी कैलकुलेशन की है। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद आपने उसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, और याद रखें कि एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन जो है वो विद हेल्प ऑफ डायग्राम ही होती है, विदाउट द हेल्प ऑफ डायग्राम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। तो उसकी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, और साथ फिर आपने डेरिवेशन करके आपने ये सारा यहाँ तक फाइनल एक्सप्रेशन उसका निकाल लिया। अब आप उसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। अब ये उसका कंक्लूजन है कि ऑल्दो द अबव एक्सप्रेशन इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोशनल ईएमएफ, बेशक आपका वो ये जो एक्सप्रेशन आपने निकाला है ये किसकी बेस पे निकाला है, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है फैराडे लॉ का, या आप कह सकते हैं कि जो बेसिक इक्वेशन है जिससे आप फैराडे लॉ को एवेल्युएट कर सकते हैं, वो आपका मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अबव एक्सप्रेशन आपने ड्राइव किया ऑन द बेसिस ऑफ मोशनल ईएमएफ, बट इट इज़ ट्रू इन जर्नल, लेकिन ये जर्नली ट्रू एक्सप्रेशन है, दैट्स वाई ये एक लॉ की हैसियत रखती है, ठीक है ना, कि ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो कि ट्रू है जनरली ना, दैट्स वाई हम इसको एक लॉ जो है वो कोई भी ऐसे नहीं बन जाता। आपको पता ना, आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स ऑफ थ्योरी जब एक वैलिड होती है, ट्रू कंसीडर होती है, उसके बाद ही वो लॉ बनता है। तो फिर ये एक्सप्रेशन जर्नली तौर पर ट्रू है। दिस कंक्लूजन वाज फर्स्ट अराइव्ड बाय द फैराडे, सो दिस इज नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वो कंक्लूजन था, दिस वाज द कंक्लूजन जिस पे फैराडे सबसे पहले पहुंचा था, और इसलिए इसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तौर पे जाना जाता है, इस कंक्लूजन को, इस नतीजे को, ठीक है। अब ये इसकी जो डेफिनेशन, अब आपको ये अच्छे से, आप जब आपने ये एक्सप्रेशन डिराइव कर ली है, लिखनी तो आपने जब पेपर में लिखना है तब आपने इसको शुरू में लिखना है, लेकिन अब आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना इस एक्सप्रेशन के साथ जो आपने डिराइव की है, कि जो आपकी एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन अ कंडक्टिंग कॉयल जिसके n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ऐसी कॉयल जिसके पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n लूप्स हैं या n टर्न्स हैं, वो किसके इक्वल है, इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉयल इज चेंजिंग विद द टाइम। तो अब आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस डेफिनेशन को विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन जो आपने डिराइव की है, ठीक है। और ये सब कंक्लूजन भी हो गया, हमारी डेफिनेशन भी हो गई, एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन भी होगी, डायग्राम भी हो गई, और कंक्लूजन भी हो गया। और कंक्लूजन में एक आखिरी ये नेगेटिव साइन को भी तो आपने बताना ना कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में ये आगे नेक्स्ट पेज पे ये एक लाइन आप ऐड करेंगे कि the minus sign indicates that the direction of the induced EMF is such that it opposes the change in flux। ये भी कंक्लूजन के अंदर ही आपने ये उस कंक्लूजन के साथ इस लाइन को ऐड करना है, ठीक है, कि नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा ऑपोजिट होगी टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जितने टॉपिक्स हमने अब तक पढ़े हैं उन सारे टॉपिक्स में एक बात कॉमन है, और वो बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वो क्या कॉमन है कि जहाँ आप अगर राइट साइड पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेके आ रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जो है वो लेफ्ट साइड पे इंड्यूस होगी। अगर आप क्लॉकवाइज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेके आ रहे हैं तो फिर आपकी जो ईएमएफ करंट और जो ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट इंड्यूस होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी अगर आप अपवर्ड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेके आ रहे हैं तो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी ये सारी वो बातें हैं, हर टॉपिक में आप ये देख रहे हैं कि एक बात वो बार बार आपको कर रहे हैं, और नेगेटिव साइन हर एक एक्सप्रेशन में एक ही बात बता रहा है, वो क्या है कि आप जिस डायरेक्शन में भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेकर आएंगे उसकी वजह से जो ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगी वो हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और वो नेगेटिव साइन वहाँ पर वही शो कर रहा है, ठीक है, और उस नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ आपने कंक्लूजन के साथ ऐड कर लेनी है। वो जो पिछला कंक्लूजन आपका चल रहा है ना, उस कंक्लूजन के साथ आप इस लाइन को भी ऐड करेंगे उसके अंदर, ठीक है, ये कंक्लूजन का पार्ट हो जाएगा ये लाइन भी,
क्योंकि ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है। अब पॉइंट टू भी पॉन्डर करने के बाद ये मैं आपको एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहले हम वो देख लें, वो जो पॉइंट टू पॉन्डर है, फिर हम इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। पॉइंट टू पॉन्डर में वो आपको वही बात बता रहे हैं कि ये आपका एक कॉपर रिंग है। A copper ring passes through a rectangular region where a constant magnetic field is directed into the page. What do you guess about the current in the ring at the position 2, 3 and 4? आप देख रहे हैं पोजीशन 2, पोजीशन 3 और पोजीशन 4, ये तीनों वो पोजीशंस हैं जिन तीनों पोजीशंस के दौरान आपका जो कॉपर रिंग है वो विद इन द मैग्नेटिक फील्ड जो कि इन टू द पेपर है वो है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के से गुजरेगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब आएगा तो आपको पता ना करंट इंड्यूस होगी। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि करंट की क्या डायरेक्शन होगी। याद रखें कि करंट की वही डायरेक्शन होगी जो ऑपोजिट टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, जो बात हमने अभी की है। अब आपको पॉइंट 2 में नजर आ रहा है कि वो बता रहे हैं कि रिंग जो है वो शायद रोटेट कर रहा है टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फिर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, तो फिर करंट किस साइड पर इंड्यूस होगी? Yes, you are right. The current will induce in clockwise direction. अगर आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तो आपकी करंट जो इंड्यूस होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। उसके बाद आ जाए पॉइंट 3। पॉइंट 3 में क्या नजर आ रहा है कि कॉइल रोटेट नहीं कर रहा, ना उन्होंने कोई एरो इस तरफ बनाई है ना इस तरफ बनाई है। तो फिर इसका मतलब है कि कॉइल सीधा सीधा नीचे जा रहा है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉइल जा रहा है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगी तो जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी हमेशा, यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल। ठीक है, इस तरह से जिस डायरेक्शन में कॉइल मूव करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहा है। अब आपको ये नजर आ रहा है पॉइंट 4 पे आ जाए। पॉइंट 4 में क्या हो रहा है कि कॉइल अब रोटेट, वो जो एरो उन्होंने बनाई है वो ये शो कर रहा है कि कॉइल अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब अगर कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, और जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट होगी वो दैट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वो बातें हैं जो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में भी कॉइल मूव कर रहा है या जिस डायरेक्शन में भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, चाहे कॉइल के मूव करने की वजह से आए, चाहे मैग्नेटिक फील्ड के मूव करने की वजह से आए, कोई मैग्नेट मूव करा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स आता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट और ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो ये उन्होंने आपसे पूछा था इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू भी कि पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में किस तरह से आपको लग रहा है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि कॉइल थ्रू आउट नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे को गिर रहा है। तो जब कॉइल नीचे को गिर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 और 4 के लिए तो उन्होंने आपको बता दिया था ना कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और 4 पॉइंट पे वो बता रहे थे कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना कॉइल, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फिर उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। पॉइंट नंबर 3 पे वो कहीं रोटेट नहीं था कर रहा, वो बस नीचे को ही आ रहा है। तो जब वो नीचे को आएगा तो फिर इसका मतलब है करंट और ईएमएफ जो है वो ऊपर को इंड्यूस होंगी। तो ये बातें आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अब हमने वो जो एग्जांपल मैंने आपको बतानी थी वो देख लें। Example number 15.2. A loop of the wire is placed in a uniform magnetic field that is perpendicular the plane of the loop. The strength of the magnetic field is, ये B की वैल्यू आपको 0.6 टेस्ला दिया है। एरिया ऑफ द लूप बिगिंस टू श्रिंक एट द कांस्टेंट रेट, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको दिया हुआ है डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, उसकी वैल्यू 0.8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये वैल्यू उन्होंने दिया। आपने डाटा बना के ये सारी वैल्यूज जो है ये राइट डाउन कर लेनी है। नंबर ऑफ लूप्स चूंकि उन्होंने आपको नहीं दिए तो आप खुद से एस्टिमेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स या लूप्स जो है वो 1 ही होगा। जब नहीं दिया हुआ तो फिर आप उसको मैक्सिमम यानी 1 कंसीडर कर सकते हैं ना। ठीक है, अब आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ का मतलब है आपने उसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है, और वो आप निकालेंगे आपने अपने फैराडे लॉ के फॉर्मूला से। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपने अभी पढ़ा है कि E इक्वल टू माइनस साइन, कैलकुलेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन डालने की इधर जरूरत नहीं है क्योंकि ईएमएफ आपकी जो है या वोल्टेज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। सो E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है आपका फैराडे लॉ का। अब एन तो हमने 1 ले लिया है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी में आप फाई को जरा ओपन करें। डेल्टा फाई क्या होता है? डेल्टा फाई बी डॉट डेल्टा ए होता है ना, तो आप इसकी जगह बी डॉट डेल्टा ए पुट करेंगे, और मैंने कहा कि कॉस 0 मैक्सिमम एंगल लेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर थी। ये वो वाली सिचुएशन उन्होंने आपको दी है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप होगी, तो फिर उसका जो यूनिट वेक्टर है एरिया का वो किस तरफ होगा? वो पैरेलल होगा। ये बातें हमने पहले भी मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी किया हुआ था। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होती कब? कि वो खुद तो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द लूप के, लेकिन जो उसका यूनिट वेक्टर है वो किस तरह होता है उस वक्त? मैक्सिमम फ्लक्स के लिए पैरेलल होता है। सो थीटा शुड बी 0। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है कि आपका
ये आपका परपेंडिकुलर खड़ा है आपका प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है बी। अब आपका इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है कि एरिया किस तरह से खड़ा है, परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो यूनिट वेक्टर है, आपको पता नहीं ये वेक्टर एरिया है, तो एरिया जो डेल्टा ए का जो यूनिट वेक्टर है डेल्टा ए का, वो किस तरह से है, दैट इज पैरेलल, ये अब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में। तो ये यही वाली सिचुएशन है कि एरिया तो हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो उसका यूनिट वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू द फील्ड, और हम यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं ना, सो दैट्स वाई हमने इस अब थीटा को क्या लेंगे, 0। सो दिस इज cos 0, और cos 0 1 होता है, और आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है यहाँ से। तो सो एन बी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, एन तो 1 है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो 0.6 है, और उसके बाद डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी आपकी इकट्ठी वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है 0.8, वो आप इधर पुट करेंगे, और यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो 0.48 वोल्ट जो है ये उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल नंबर 15.2 थी, और अपना जो टॉपिक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। फिर भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. You can subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Thanks for your attention. Take care. Allah Hafiz.